वेलकम बैक। आज हम निरक्षीय स्थिति के बारे में देखने वाले हैं। कल हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। आज हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हमको थोड़ा सा कुछ जानना पड़ेगा। जैसे कि कल भी मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज योग नियम, जैसे E यहाँ पे देख सकते हैं E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 E2 या फिर AB के फॉर्म में भी ले सकते हैं। यदि यहाँ पे एक चीज़ होता है कि दोनों बल अगर बराबर हों तो क्या होगा। देखिए ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ ये निरक्षीय स्थिति के फॉर्मूले में रखता है। कल जैसे E=E1 माइनस E2 हुआ, क्योंकि परिणामी आपका क्या होगा वहाँ निकालते हैं 180 अंश होता है दोनों के बीच का एंगल। तो इस आधार पर यहाँ पे भी क्या होगा, परिणामी कैसे निकाला जाए। अगर देखिए दो बल अगर बराबर होंगे E1 और E2 तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर और 2 क्या होगा E1 के जगह E1 E2 के जगह भी E1 और cos कितना होगा थीटा। तब यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे E2 का स्क्वायर को भी हम लोग E1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये देखिए E1 2 E1 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ भी आपका क्या होगा E1 का स्क्वायर और cos थीटा होगा। अब देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है 2E1 का स्क्वायर और 1 प्लस cos कितना बचेगा, थीटा बचेगा। देखिए इसमें से एक काम कर सकते हैं, ये E1 का स्क्वायर में से वर्गमूल में से E1 बाहर निकल जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा 2 और 1 प्लस cos थीटा। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 11th में पढ़ते हैं। और cos अगर थीटा होगा ना तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 माइनस 1। तो मेरे को ये 1 को यहाँ पे क्या करना है, हटाना है। तो 1 को हटाना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके जगह टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो देखिए +1 और -1 क्या होगा, कट जाएगा। तब यहाँ से आपका क्या होगा E1 बराबर, यहाँ देखिए 2 दूनी कितना होगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2E1 आपका क्या होगा cos थीटा बाई कितना 2। क्यों, 4 का 2 आया, E1 सामने, cos स्क्वायर है, वर्गमूल कटेगा तो ये। तो यहाँ पे परिणामी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया 2 cos थीटा बाई 2E1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2E1 cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे होगा। तो इस फॉर्मूले को आपको यहाँ याद रखना है कि 2E1 cos थीटा बाई 2, अगर दोनों बल बराबर हैं तो परिणामी जो होता है वह इस आधार पर होता है। तो इसका मैं उपयोग करूँगा निरक्षीय स्थिति में। अब थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि निरक्षीय स्थिति किस चीज़ को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है, देख सकते हैं यहाँ पे A और B वैद्युत द्विध्रुव है। A पर प्लस क्यू आवेश है, B पर माइनस क्यू आवेश है। अब निरक्ष मतलब होता है लंबार्धक 90 डिग्री, ये अक्ष में था इससे पहले, यहाँ अगर ऐसा होगा तो अक्ष में है और यहाँ पे होगा लंबार्धक तो निरक्ष में यहाँ पे हो जाएगा। तो अब मेरे को बिंदु P पर आपका क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे AB एक वैद्युत द्विध्रुव जहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2a, ये मध्य बिंदु क्या है O है। अब हम क्या करते हैं O से आपका क्या करते हैं O, A और P को हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं। जब A और P को मिलाएंगे तब यहाँ पे देखिए इसकी जो परिणामी डायरेक्शन होगा वह परिणामी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। क्यों इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये प्लस है और यहाँ एकांक धन आवेश है, तो अधिक धन से कम धन की ओर इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब जब यहाँ से B और P को मिलाएंगे तो इसकी डायरेक्शन देखिए E1 का डायरेक्शन जो है, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि E1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि अधिक धन से कम धन की ओर। अब जब हम लोग P और आपका इस चीज़ को मिलाएंगे तो देखिए ये धन है ये ऋण है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो आपका कितना होगा E2 इस डायरेक्शन में होगा। अब थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि कोण थीटा है, यहाँ पे मान लेते हैं कोण थीटा है और इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को रिजल्टेंट निकालूंगा कि E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, तो E1 और E2 का जो परिणामी दिशा होगा वह E होगा। और कैसे, देखिए यहाँ पे थीटा है तो संगत कोण से ये थीटा होगा और यहाँ पे थीटा है तो एकांतर कोण से ये थीटा होगा। दैट मीन यहाँ पे पूरे जो बीच का एंगल होगा E1, ये E1 है ये E2 है, तो वह कितना डिग्री होगा 2 थीटा एंगल यहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ से फिर से मैं बोलूँ, यहाँ पे भी वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ आपका
प्लस क्यू के कारण E1 का डायरेक्शन इधर, माइनस क्यू के कारण इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना E, तो E1 और E2 के बीच का कोण कितना है, 2 थीटा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं परिभाषा देखता हूँ कि किस चीज़ को कहते हैं। तो जब कोई बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, देखिए यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो द्विध्रुव के सापेक्ष लंबार्धक या निरक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पे ये लंबार्धक में है या निरक्ष में है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्ष स्थिति कहेंगे। तो ये द्विध्रुव के सापेक्ष आपका निरक्ष स्थिति होगा। तो इस डायग्राम को ध्यान रखना है और डायग्राम के आधार पर यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश स्थित है ना। तो अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज कैसे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना ए है, यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना है ना, ये हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं इससे ये कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर है ना। तो r दूरी पर यहाँ से, तो मान लेते हैं कि आपका मध्य बिंदु से आपका P की दूरी कितनी है, P की दूरी r है। अब देखिए पाइथागोरस उसमें लगाऊंगा कोण AO और आपका क्या है P है। तो डायग्राम फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका O, ये है A, ये समकोण त्रिभुज। याद रहे इधर भी समकोण त्रिभुज है, इधर भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से क्या होगा, ये अंडर रूट के अंदर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये भी कितना होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका क्या लंब है, ये आधार है, इधर के लिए भी लंब, इधर के लिए भी आधार, तो कर्ण दोनों का आपस में क्या होगा बराबर। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हो, ए पी बराबर अंडर रूट क्या होगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ ए पी बराबर बी पी दोनों साइड आपस में बराबर है, तो यहाँ से ए पी बराबर आपका ए पी बराबर आप बी पी कर सकते हैं, बराबर क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन, यहाँ के डिस्टेंस कितना होगा ए पी का क्या होगा स्क्वायर। अब देखिए ए पी यहाँ पे निकाला हूँ मैं, ए पी का वैल्यू निकाला है ना। अगर यहाँ पे ए पी का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे और बी पी का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा है ना। तो इसी प्रकार से ए पी का मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। तो E1 का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, क्यू अपन कितना होगा ए पी है तो आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर। उसी प्रकार से इसके लिए भी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लूँ तो क्यू अपन क्या होगा बी पी का स्क्वायर होगा। तो बी पी आप डायग्राम दे सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी पी का स्क्वायर जो आपका क्या हो जाएगा क्यू अपन क्या होगा या आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका होगा ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा सेकेंड। आप देख सकते हैं तो समीकरण 1 व आपका समीकरण 2, तो दोनों समीकरण को देखेंगे तो दोनों समीकरण से ये हमको मिल जाता है कि दोनों जो आपका बल है वो E1 बराबर क्या होगा E2। तो इससे पहले मैंने कंडीशन समांतर चतुर्भुज योग नियम को बताया था कि अगर दो बराबर बल होते हैं तो परिणामी क्या हो जाता है आपका 2E1 cos θ/2 है ना। तो यहाँ से इससे आगे हम लोग यहाँ पे देखो दोनों बल बराबर हो गए है ना। तो दोनों बल बराबर हो गए तो आगे यहाँ पे तो बीच का जो आपका परिणामी होगा, बीच का अगर कोण थीटा हो तो 2E1 cos θ/2 होगा। लेकिन अभी डायग्राम में आपने एक चीज़ देखा कि दोनों के जो बीच का एंगल होता है वो परिणामी एंगल, देखिए यहाँ पे परिणामी एंगल कितना है 2 थीटा है। तो यहाँ से क्या होगा 2E1 cos आपका 2 θ/2, 2 कैंसिल होगा, 2E1 cos कितना होगा थीटा। अब यहाँ पे उस समकोण त्रिभुज हमें जानना पड़ेगा आपको, समकोण त्रिभुज आपका ए ओ और पी में, तो cos थीटा बराबर आपको पता है आधार बटे क्या होगा कर्ण है, आधार जनरली ए होता है, वहाँ पे कर्ण क्या होगा आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर। यहाँ पर मैं अगर आपको पीछे ले जाऊँगा तो देख सकते हैं कि आधार उसका क्या है ए है और आपका क्या है कर्ण ए स्क्वायर प्लस कितना आपका आर स्क्वायर है। तो वैल्यू रख देता हूँ 2E1 का भी वैल्यू इससे पहले मैं निकाल चुका हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर है ना। और इसके जगह में पे ए बटे अंडर रूट कितना होगा आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं ये आपका Q है
और ये ए है, तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, 2 इंटू क्या होगा 1/, या फिर ये 2 को छोड़ दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्या कर सकता हूँ, देखो 2a एडजस्ट कर रहा हूँ, ये है आपका q, ये आपका a, q इंटू कितना 2a बाय, एक काम कर सकते हैं, ये r² प्लस l² का घात कितना है, यहाँ पे 1 है, और वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, और 1 और 1/2 घातांक के नियम से ये दोनों जब जुड़ेंगे तो 3 बटा कितना होगा 2, तो ये r² प्लस कितना a² पूरे का घात 3 बटा कितना 2। साथ ही साथ एक चीज़ जानते हैं, P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2a, तो यहाँ पे मैं इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसके जगह P रख दूंगा और r² प्लस कितना a² पूरे का घात 3/2, ये विद्युत क्षेत्र की क्या है तीव्रता होगा। लेकिन एक काम यहाँ से हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कि जब यहाँ से एक काम करते हैं कि इफ L इज लेस देन कितना होगा, यहाँ से देखिए जो A होता है वो A लेस देन क्या होगा R, तो A जो है बहुत छोटा होता है, मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि A को हम लोग क्या करते हैं नगण्य करते हैं, तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होगा नॉट P अपन r का वर्ग पूरे का घात, a को छोड़ दिया 3 बटे कितना हो जाएगा 2। अब जब 3/2 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 2 कट जाएगा, तो E बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपन r का घात कितना 3, ये होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम।